सभी का सिविल ज्ञान में स्वागत करते हैं। तो आज की क्लास हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वोकैब पार्ट 3, जिसमें हमारे इंपॉर्टेंट कुछ वर्ड होंगे और उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वोकैबुलरी की पार्ट 3 क्लास है, इसमें हम लोग आज इंपॉर्टेंट कुछ वर्ड को सीखेंगे। देखो भैया, आप सभी को पता है DDA में बाकी 5 मार्क्स के आपके आने वाले हैं। तो आज हमने जितने भी टॉपिक आपके बनते हैं सारे क्वेश्चन को लेकर यहाँ पे आए हैं। तो क्लास को पूरी देखना है और जो है आप सभी लोग जो चीज़ें यहाँ पे बताई जाए आप अपनी एक कॉपी बना लीजिए। उस कॉपी में जो है आप लोग लिखा करिए, ठीक है। उस कॉपी में जो है आप लोग लिखते चला करिए ताकि जो है आपका तभी हो पाएगा। ठीक है भैया, ठीक है। चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है आपका, जो कि सिनोनिम्स का क्वेश्चन है, एंटोनिम सिनोनिम्स का क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ पे आपको सीखना है, जो आज का पहला वर्ड है वो आपका असर्सन है। असर्सन मतलब क्या होता है आपका कि भैया एक प्रकार का ये नाउन होता है जिसका मतलब होता है दावा करना। क्या है? जिसका मतलब क्या है? दावा करना। तो यहाँ पे आपके पास 4 वर्ड हैं: डिस्कशन, रिजेक्शन, डिक्लेरेशन, कंटिन्यूशन। तो मैंने यहाँ पे सारा लिख रखा है आपको, क्योंकि हम लोगों को सीखना है। हम आपका कोई यहाँ पे टेस्ट परीक्षण नहीं कर रहे हैं कि हाँ आपको बताने वाले हैं। तो इसका जो ये होता है यहाँ पे डिस्कशन है, रिजेक्शन है, डिक्लेरेशन। तो असर्शन का मतलब क्या होता है? दावा करना होता है कि कोई चीज़ का आप दावा कर रहे हैं। तो दावा करना का ही आपका जो पर्यायवाची होगा एक डिक्लेरेशन होता है। डिक्लेरेशन के मतलब भी आपका क्या होता है? दावा करना। ठीक है। यहाँ पे एक वर्ड है डिस्कशन। डिस्कशन मतलब होता है विचार विमर्श करना या किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा सोचना। रिजेक्शन मतलब क्या होता है? इनकार करना। कंटिन्यूस मतलब कि कोई चीज़ जारी रहना या लगातार रहना। बाकी आप 3 वर्ड से तो फेमस आप परिचित रहे होंगे, पर डिक्लेरेशन या असर्शन से आप शायद नहीं जानते होंगे। तो आप इसको सीख लेना है कि जहाँ कहीं असर्शन दिखे मतलब दावा करना होता है। देखो वोकेब वाले पार्ट में क्या है, आपको किसी तरीके हर एक तरीके से आपको आना चाहिए। जैसे डिस्कशन है, अभी यही डिस्कशन आपका मिस स्पेल्ड वर्ड में आ सकता है। तो आज मैं बता दूं कि 5 नंबर का जो आपका वोकेब वाला जो पार्ट आएगा वो किन किन चीज़ों से आ सकता है। जैसे कि सबसे पहले आपका तो एक हो जाएगा साइनोनिम्स हुआ, और जो पर्यायवाची वाला शब्द होगा, या फिर आपका एक जो होगा वो एंटोनिम्स वाला हो जाएगा। फिर आपका जो होगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा। क्या होगा? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा। एक आपका एडियम्स हो जाएगा। एक आपका मिस स्पेल्ड वर्ड, जो रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड आता है, ये आता है। तो 5 जो पॉइंट है यहाँ से आपका जो है देखने को आपके एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे। तो हम लोग इन्हीं पे काम करेंगे, ठीक है। तो इन्हीं पे हम लोग रोजाना इस पर प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक पहले वर्ड को सीख लिया है। आगे हम आपको दिखाएं रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड कैसे आता है आपका। जैसे यहाँ पे 4 वर्ड दिया रहेगा, बताइए इसमें कौन सा रॉन्गली स्पेल्ड है। जैसे कि नेवर है, कमेटी है, अम्बेसडर है, फेथफुल्ली है। तो आपको लगेगा देखो फेथफुल्ली क्या है आपका, बिल्कुल गलत है, क्योंकि फेथफुल्ली में डबल एल होता है। तो मैंने यहाँ पे देखो लिख भी रखा है, फेथफुल्ली आपका क्या हो जाएगा? डबल एल होता है। तो इसको याद रखना। अम्बेसडर की स्पेलिंग मान लो आ जाए करेक्ट स्पेल करने के लिए। कमेटी में देखो डबल एम होता है, डबल टी डबल ई होता है। नेवर में आपका BOUR होता है, भी नहीं होता वहाँ पे। तो ये सारे कन्फ्यूजन वाले वर्ड हैं, तो इनको आप एक बार 2 बार लिख कर प्रैक्टिस कर लोगे तो एग्जाम में अगर रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड से कोई क्वेश्चन बनेगा अगर यहाँ से, क्योंकि देखो ये ऐसे वर्ड हैं जो कि बारंबार एग्जाम में आते रहते हैं। तो अगर इनको हम लोग समझे रहेंगे तो हमारे इससे बहुत फ़ायदा हो जाने वाला है। जो फेथफुल्ली आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं एडीएम, मतलब कोई आपका मुहावरा होता है। तो मुहावरा आप लोग हिंदी में तो समझ जाते हो, पर यहाँ इंग्लिश में है कि है लिखा एडीएम अप इन आर्म। अप इन आर्म मतलब कोई मुहावरा है अप इन आर्म। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होता है किसी बात को लेकर गुस्सा होना। अप इन आर्म्स मतलब होता है किसी बात को लेकर के गुस्सा होना। तो यहाँ पे आपका 4 विकल्प है: एंग्री अबाउट समथिंग, गिव अप फाइटिंग एंड सरेंडर, डिवाइड इनटू आर्म्ड ग्रुप्स, थ्रो अप आर्म्स एंजॉय। तो ये आपको अप इन आर्म्स का जो मुहावरा यहाँ पे होगा, किसी बात को लेकर गुस्सा होने का मतलब क्या हो जाएगा? एंग्री अबाउट समथिंग। मतलब ऑप्शन ए आपका जो होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा। गिव अप फाइटिंग एंड सरेंडर ऐसा नहीं हो सकता। डिवाइड इनटू आर्म्ड ग्रुप्स मतलब आर्म्ड ग्रुप में डिवाइड करना नहीं। थ्रो अप आर्म एंजॉय हर्षोल्लास में अपने आर्म्स को ऊपर की ओर फेंकना नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपका अप इन आर्म्स है, किसी बात को लेकर गुस्सा होना, तो हो जाएगा एंग्री अबाउट समथिंग हो जाएगा, ठीक है भैया। अगले चलते हैं। अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न एक वर्ड है जिसका है आपका गाइल। गाइल मतलब क्या होता है भैया? कि छल या कपट, किसी व्यक्ति के अंदर छल या कपट जो होता है। गाइल आपका एक नाउन है। आपको बताना है कि गाइल का जो सिनोनिम्स होगा, मतलब कि यही वर्ड आपका कौन ऐसा ऐसा शब्द होगा इस चारों में जो कि आपको बताएगा कि वो उसका मतलब भी छल कपट होता है। तो पहला वर्ड है इंट्यूशन, दूसरा है सरफीट, एक है सिंसेरिटी, एक है डिसीट, या आप कह दीजिए सबटरफ्यूज कह दीजिए। ये दोनों बात एक ही होती है। तो यहाँ पे आपको जो डिसीट है उसका मतलब क्या होता है? छल कपट होता है। तो यहाँ पे डी आपका हो जाएगा, आपका राइट आंसर होगा। इंट्यूशन मतलब क्या होता है? इंट्यूशन मतलब होता है अंतरात्मा की आवाज़, ठीक है। और सरफिट मतलब क्या होता है? आपका फालतू होता है या आपका एक्स्ट्रा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे गाइल का जो सिनोनिम्स होगा वो आपका होगा डिसीट होगा, जो कि मतलब होगा छल या कपट करना। डी आपका हो जाएगा राइट आंसर। बाकी हमने आपको बता दिया कि इंट्यूशन भी होता है, सरफीट भी होता है, इसको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भैया।
आगे क्या है, आगे फिर आपका एक एडियम है जो कि आपको बताना है यहाँ पे क्या है, स्टिर अप ए ऑर्नेस्ट नेस्ट। मतलब क्या होता है स्टिर अप, ये ऐसे वर्ड है मतलब कि जो कोई आपके एग्जाम में आए हुए हैं कहीं ना कहीं, तो इसलिए मैं इन्हीं को लेकर आपके साथ में आया हूँ। स्टिर अप ए ऑर्नेस्ट नेस्ट मतलब क्या होता है, भड़काना, मतलब किसी चीज़ को लेकर किसी को भड़काना या उकसाना। तो यह है किसी चीज़ को बहुत बढ़ा चढ़ा के बताना। तो है आपका प्रोवोक ट्रबल, लीड ए रिवोल्ट, कॉल फॉर डायलॉग, डिस्ट्रॉय ए नेस्ट। तो नहीं, डिस्ट्रॉय नेस्ट नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो जो इसका मुहावरे का जो हो निकल के आएगा ये होगा प्रोवोक ट्रबल, मतलब किसी चीज़ को, समस्या को कोई गंभीर बताना, गंभीर करना। मतलब कोई छोटी समस्या होती है, बहुत लोग बढ़ा चढ़ा कर बता देते हैं, तो उसको कहते हैं इंग्लिश में स्टिर अप और नेस्ट नेस्ट, मतलब भड़काना, किसी चीज़ को उकसाना। तो प्रोवोक ट्रबल आपका हो जाता है। आप लोग परेशान मत होइए, अभी आपके डीडीजे की एग्जाम डेट भी नहीं है, तो हम लोग डेली अगर करेंगे तो बहुत कुछ इंग्लिश में ऐसे सीख जाएंगे। तो आपको परेशान नहीं होना, बस आपको सुनना है चीज़ों को ईयरफोन लगा करके, और अपना जो है अगर मन करे तो लिख लेना है, ताकि आपके पास भी एक नोट्स बन जाए। आप एग्जाम के टाइम पर अगर इसको रिवाइज कर लोगे तो काफ़ी आपको फ़ायदा मिल जाएगा। ठीक है। व्हिच इज़ नो लॉन्गर यूजफुल, व्हिच इज़ नो लॉन्गर यूजफुल, आपको इसके लिए ग्रुप ऑफ वर्ड बताना है। जैसे कि वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है, तो आपको बताना है कि व्हिच इज़ नो लॉन्गर यूजफुल। आप पहले समझो कि व्हिच इज़ नो लॉन्गर यूजफुल मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि कोई आपके पास ऐसी चीज़ है जो आप लंबे समय तक यूज नहीं करते हो, मतलब अनावश्यक पड़ी है, फालतू पड़ी है। तो व्हिच इज़ नो लॉन्गर यूजफुल जो कि आपके यूजफुल में नहीं है, उसको हम लोग क्या कहेंगे। ऑप्शन है रिडंडेंट, डोमिनेंट, एबंडेंट, रिलक्टेंट। अब जब आप इन चारों, पहली बात तो आप किसको समझो कि इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि देखो ग्रुप ऑफ वर्ड आप तभी कर पाओगे जब इसका मतलब समझ पाओगे ये क्या कह रहा है। फिर इन चार जो विकल्प दिए गए, इन चारों विकल्पों में क्या मतलब है आप उसको समझ पाओ तो समझ पाओगे। तो यहाँ पर क्या है, रिलक्टेंट। आपका जो रिलक्टेंट होता है इसका मतलब होता है अनिच्छुक होता है। ठीक है। एबंडेंट मतलब क्या होता है, प्रचुर मात्रा में। डोमिनेंट मतलब क्या होता है, भारी, किसी चीज़ पर भारी चीज़ कोई चीज़ है। यहाँ पे है जो रिडंडेंट, इसका मतलब होता है सुपरफ्लुअस या एक्स्ट्रा, मतलब कि अनावश्यक या फालतू। तो इस वाले जो ग्रुप ऑफ, इसके लिए जो ग्रुप ऑफ वर्ड यूज़ करेंगे वो होगा रिडंडेंट यूज़ करेंगे, क्योंकि रिडंडेंट का मतलब जो आपका होता है कि मतलब कोई ऐसी चीज़ है जो आपके पास फालतू है, अनावश्यक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हो जाएगा आपका राइट आंसर। बाकी आपको चारों को भी इनकी मीनिंग को ध्यान रखना है कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है। अगला आपका है वर्ड, अगला आपका समथिंग डैट इज़ जेन्युइन। मतलब जेन्युइन मतलब क्या होता है, कोई जो जेन्युइन है या जेन्युइन है तो असली, मतलब जेन्युइन मतलब क्या होता है, असली होता है। ठीक है। तो यहाँ पे है इसके लिए अनरियल, मतलब नकली तो होगा नहीं, एकेडमिक भी कोई नहीं होगा। ऑथेंटिक कहते हैं ना भैया, ये रियल बिल्कुल ऑथेंटिक है, बिल्कुल असली है, बिल्कुल सच्ची है। तो यहाँ पे इसके लिए एक शब्द हो जाएगा ऑथेंटिक। और मैजेस्टिक क्या होता है, जादुई होता है। तो आप लोग इसको सुने रहोगे तो कहीं ना कहीं आपके ये सब शब्द मिलेंगे आपके एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में वही चीज़ आती है जो कहीं ना कहीं एग्जाम में आई हुई होती हैं। ठीक है भैया। तो तरीके से आपका हो जाता है मैजिस्टिक मतलब जादुई, असली, सच्चाई, इसका हो जाएगा। ठीक है। अगले शब्द की तरफ अगला बढ़ते हैं। अगला क्या, देखो अब यहाँ पे कुछ आपको फिलर आता है, फिल इन दी ब्लैंक्स ब्लैंक्स करके आता है, जो कि वोकैब का ही कुछ ना कुछ पार्ट होता है। जैसे यहाँ पे है द स्कूल प्रोजेक्ट बिल, यहाँ पे क्या है, फिल इन दी ब्लैंक्स करना, एक ग्रेट डील ऑफ रिसर्च। स्कूल का प्रोजेक्ट जो है, स्कूल प्रोजेक्ट जो है विल ग्रेट डील ऑफ रिसर्च। तो यहाँ पे बताना है कि इंटेल होगा, एक्सट्रेट होगा, एक्सह्यूम होगा, इंडियर होगा। जैसे कि यहाँ पे क्या है, इंडियर मतलब इंटेल हो गया, एक्सट्रैक्ट हो गया, एक्सह्यूम हो गया, इंडियर। अब इस चारों में से आपको यहाँ भरना है। आप क्या भरोगे कि आपका वाक्य जो है पूरा हो जाए। द स्कूल प्रोजेक्ट बिल एक ग्रेट डील ऑफ रिसर्च, मतलब आपको पता है जब स्कूल कोई प्रोजेक्ट होता है तो एक बहुत ज़्यादा रिसर्च की आवश्यकता होती है, या हम लोग करते हैं, या बहुत ज़्यादा इंक्लूड करने की आवश्यकता होती है। तो उसका हो जाएगा इंक्लूड करना या शामिल करना, मतलब इंटेल करना। ठीक है। अब स्टेट नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि स्टेट मतलब क्या होता है, फ्रॉम एनी सोर्स, या कहीं से लिया जाता है। मतलब एक्सट्रीम मतलब होता है लिया जाना। तो क्या रिसर्च के लिए कहीं से लिया जाता है, नहीं। एक्सट्रीम एक्सट्रीम क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि स्कूल प्रोजेक्ट में क्या हमको लास्ट को, क्योंकि इसकी मीनिंग ही अलग है यार। इसका मतलब है कि लास्ट को कब कब्रस्तान का मतलब जो कब्र लाश को जो है कब्र से निकालने का जो मतलब होता है, ये आपका एक्सह्यूम करना। लाश को जैसे होता नहीं, कभी कभी जब डेड बॉडी को हम लोग जो है जब फोरेंसिक लैब जांच टीम वगैरह आती है तो उसको निकालना पड़ता है, उसको होता है एक्सह्यूम करना। मतलब लाश को कब्र से निकालने को हम लोग कहते हैं एक्सह्यूम करना। फिर इंडियर है, मतलब आँख का तारा बन जाना, बहुत प्रिय बन जाना, ये चीज़ होती है। तो यहाँ पे द स्कूल प्रोजेक्ट बिल इंटेल ए ग्रेट डील ऑफ रिसर्च। तो मतलब इन चारों वर्ड का आपको मीनिंग पता चला तो आपको लगा कि यार ये तो आएगा नहीं, इंटेल ही बचा, यहाँ पे इंटेल आ जाएगा। तो आपको मीनिंग भी पता होना चाहिए। मतलब हमारा जो उद्देश्य है इस क्लास को करने का, मेन हमारा उद्देश्य है कि आपकी वोकेब पे पकड़ हो जाए। ठीक है। मतलब वोकेब वाला जो आपका वोकेबलरी वाला जो पार्ट है आपकी, उस पर अच्छी खासी पकड़ बन जाए। किसी भी तरीके से अगर वोकेब का आए, चाहे सिनोनिम्स के रूप में आए, इंट्रोडक्शन में आए, एडियम फ्रेज में आए, तो आप आसानी से उसको कर पाओ। ठीक है भैया।
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे कुछ सीखते हैं। देखो हमको सीखना ही है, इंग्लिश हम कभी पढ़ते नहीं है तो हमको जो है इसलिए दिक्कत होती है। देयर वाज ए सीरियस, यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स है, बिटवीन द टू ब्रदर। अब देखो ऑप्शन है आपके पास, अल्टरकेशन भरोगे, अल्ट्रेशन भरोगे, एबिरेशन भरोगे कि एट्रेशन भरोगे। तो देखो एट्रेशन तो भरोगे नहीं, क्योंकि एट्रेशन मतलब क्या होता है, घिसाव होता है। ठीक है, देयर वाज ए सीरियस बिटवीन द टू ब्रदर, मतलब कि दो भाइयों के बीच में एक बहुत सीरियस कहानी हो गई, कहासुनी हो गई। क्या होगी, कहासुनी का मतलब अल्टरकेशन होती है। ये आप तभी कर पाओगे जब आपको इन शब्दों के वर्ड या मीनिंग पता होगी। तो अल्टरकेशन मतलब होता है कहासुनी, अल्ट्रेशन मतलब होता है बदलना, एब्रेशन मतलब क्या होता है, पद से विचलित होना। तो दो भाइयों के बीच में बहुत कहासुनी, एक सीरियस कहानी हो गई या बहुत कहासुनी हो गई, तो हो जाएगा अल्टरकेशन हो जाएगा। तो अल्टरकेशन मतलब ऑप्शन ए यहाँ पे भरा जाएगा, अल्टरकेशन। बाकी इन आपको सीख लेना है कि अल्टरेशन मतलब बदलना होता है, एबिरेशन मतलब पद से विचलित होना, एडिशन मतलब होता है घिसाव। आपने एडिशन टेस्ट पढ़ा ही होगा अपने बिल्डिंग मटेरियल में। अब यहाँ पे एडियम है, ही वाज प्रोग्रेसिंग बाई लीप एंड बाउंड बिकॉज ऑफ हिज हैज हार्ड वर्क। तो आप मतलब समझते हो, गाँव के लोग भाषा लोग कहते हैं भैया दिन दूनी रात चौगुनी करना। तो बाई लीप एंड बाउंड यहाँ पे मुहावरा है। अब मुहावरा पूरे सेंटेंस में आ गया। ही वाज प्रोग्रेसिंग, उसकी प्रोग्रेस हो रही है, बाई लीप एंड बाउंड बिकॉज ऑफ हिज हैज हार्ड वर्क, उसके अपने हार्ड वर्क की वजह से उसकी जो प्रोग्रेसिंग हो रही है बहुत ज़्यादा हो रही है। तो बाई लीप एंड बाउंड मतलब क्या होता है, दिन दूनी दाल चौगुनी। आपने मुहावरा सुना होगा, दिन दूनी दाल चौगुनी, वो बहुत तेज़ी से। तो हो जाएगा इसका रैपिडली, स्लोली नहीं होगा, पीसफुल्ली नहीं होगा, स्ट्रांगली नहीं होगा। तो यहाँ पे जो वर्ड यूज करेंगे इसके लिए, एडीएम के लिए रैपिडली यूज करेंगे, मतलब तेज़ी से उसकी वृद्धि हो रही है। ठीक है, अगला आपका एडीएम है, ऑल द बॉम्ब एक्सप्लोडेड पीपुल रैन हेल्टर एंड स्केल्टर। मतलब क्या हुआ कि जब बॉम्ब एक्सप्लोड हुआ, जैसे ही पीपुल ने क्या किया, मतलब लोगों ने अपनी जान को बचाने के लिए आबाधाबी मतलब भागम भाग इधर उधर लगा दी, इधर बचने के लिए उधर लगा दी। तो उसके लिए क्या होगा, एक वर्ड इन ग्रेट फियर, इन डिसऑर्डरली हैस्ट, इन हैस्ट। अब हैस्ट मतलब समझते हो क्या, हैस्ट मतलब होता है भागम भाग, आबाधाबी करना, बहुत जल्दबाजी में। इन ग्रेट सारो, बहुत दुख। तो यहाँ पे वैसे तो सब अच्छा सही लग रहा है कि हाँ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जब बॉम्ब एक्सप्लोड होता है बहुत ज़्यादा लोग भयभीत हो जाते हैं। पर यहाँ पे जो एकदम करेक्ट आंसर होगा वो होगा इन डिसऑर्डरली हैस्ट, मतलब जैसे ही बम फटा लोग अपनी जान को बचाने के लिए बहुत ज़्यादा आबाधाबी में भागम भाग करके जल्दबाजी में तो उधर भागने लगे, डिसऑर्डरली तरीके से भागम भाग करने लगे। तो इसके लिए जो हो जाएगा बी आपका हो जाएगा राइट आंसर। बाकी आपको समझ लेना है कि यहाँ पे क्या चीज़ है। ठीक है भैया, अब आगे क्या है आपका, बी वांटेड टू कीप द गिफ्ट। देखो अब यहाँ भी एक पूरा सेंटेंस लिखा गया है और सेंटेंस में एक यहाँ पे इडियम जुड़ गया है, बी वांटेड टू कीप। आपको मतलब जैसे डीडी जेई में इंग्लिश में आएगा, तो अगर आप इस क्लास को कर रहे हो तो आपको कुछ समझ में आएगा क्या इंग्लिश में कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे कैसे चीज़ें आएंगी। तो आज हमारी डे 3 है, अगर आप 4-5 दिन विश्वास के साथ जुड़ के देखिए, या पिछले जिसने 2 क्लास देखी होगी उसमें हमने जिस तरीके से अपना एक दिन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन किया 10 वर्ड, फिर एक दिन हमने 10 वर्ड हमने लगभग किया था अपने सिनोनिम सेंटोनिम्स को, आज हमने पूरा मिक्स लेकर आए हैं। तो इसी तरीके से जो है क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो आपको बहुत इससे फ़ायदा मिलेगा। ज़्यादा बड़ी क्लास में नहीं, 10-15 मिनट की आपकी क्लास भी होती है। तो बी वांटेड टू कीप द गिफ्ट एज ए सरप्राइज फॉर मदर बट माई सिस्टर गेव द गेम अवे। अब इसका मतलब क्या होगा, गेव द गेम अवे मतलब क्या होगा, बी वांट मतलब मैं चाहता था अपनी माँ को सरप्राइज गिफ्ट देना, बट मेरे सिस्टर ने पूरा खेल ही ख़त्म कर दिया। तो इसका मतलब क्या होता है, खेल ख़राब कर देना। तो क्या लॉस्ट द गेम होगा, नहीं, लॉस्ट द गेम नहीं कहेंगे। क्या प्ले बैडली कहेंगे, नहीं। विथड्रू फ्रॉम कहेंगे, नहीं। उसके लिए यूज करेंगे गेव आउट द सीक्रेट, मतलब कि उस सीक्रेट को उसने बता दिया, मतलब गेम ही खराब कर दिया। जैसे हम बोलता है कि अगर हम किसी को सरप्राइज देने वाले हों और तुम किसी को बता रखे हो कि भाई हम ये सरप्राइज फलाद में करने वाले हैं, और वो आदमी जाकर के पहले ही बता दे भैया तुम्हारा ये सरप्राइज है, तो उसके लिए क्या सरप्राइज होगा, सरप्राइज नहीं होगा। तो वैसे है कि आपने अपनी माँ को आप सरप्राइज गिफ्ट देना चाहते थे, पर आपकी बहन ने क्या किया, जाके पहले ही बता दिया। तो गिव आउट द सीक्रेट मतलब सीक्रेट को पहले ही बता देना। तो इसका हो जाएगा बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे आपका है क्वेश्चन नंबर, ये तो हो चुका है। फिर आगे है यहाँ पे, द यंग बॉय एंड द ओल्ड वन सेट चेक बाई जाउल इन द लार्ज ऑडियंस। अब इसका मतलब क्या होगा, एक नौजवान लड़का और एक वृद्ध आदमी, सेट मतलब बैठा था, चेक बाई जाउल मतलब क्या होता है, चेक बाई जाउल मतलब होता है बिल्कुल पास पास, बिल्कुल पास पास, इन द लार्ज, एक बड़े से ऑडियंस होता उसमें, ऑडियंस में वो बहुत पास पास बैठे थे। उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, वेरी नियर यूज करेंगे, वेरी फार नहीं यूज करेंगे। ठीक है, टंग टाइट नहीं यूज करेंगे, इरिटेटेड नहीं यूज करेंगे, उसके लिए जो है वेरी नियर यूज करेंगे, क्योंकि चेक बाई जाउल का मतलब क्या होता है, वेरी नियर, बहुत पास पास बैठा हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। आगे है द वॉच डॉग्स
वर asleep when the bull ran riot। मतलब क्या हो गया, जो देखभाल करता वाले थे जब वो सोए हुए थे तभी बुल रैन रियाट मतलब हो जाएगा जो दंगे वाले थे उन्होंने दंगा कर दिया। मतलब जब वॉच डॉग मतलब क्या हो गया कि जो देखभाल करता थे वर asleep जब वो सोए हुए थे व्हेन द बुल रैन रियॉट। बुल मतलब रैन मतलब क्या हो गया कि दंगा कर देना, तो उसके लिए हो जाएगा एक्टेड विथआउट रेस्ट्रेन, मतलब बिना किसी रेस्ट्रेन के, बिना किसी उनको रोके उन्होंने दंगा कर दिया। तो बी यहाँ पे हो जाए यहाँ पे इस इडियम के लिए राइट आंसर। ठीक है भैया, तो इसको ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। आगे आगे है आपका ही इज सो फ्यूरियस दैट ही वुड गो थ्रू फायर एंड वाटर। अब यहाँ पे है वह बहुत ज़्यादा भयभीत हो गया था, ही वुड गो थ्रू फायर एंड वाटर द रिवेंज हिमसेल्फ ऑन हिज फोए। मतलब अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए वह कुछ भी करने को तैयार होता है। मतलब ऐसा होता है ना फायर एंड वाटर, भैया हम कुछ भी कर देंगे, अपने दुश्मन से अगर बदला लेना है तो हम कुछ भी करने को तैयार हैं। तो उसके लिए है कि अप्रोच एवरीबॉडी फॉर हेल्प, तो ये नहीं होगा। अवॉइड हिमसेल्फ ऑफ एनी अपॉर्चुनिटी, ये नहीं होगा। यूज एनी कन्वेंसेबल मेथड, अंडरगो एनी रिस्क, मतलब कि हर संभव तरीके से हम अपने दुश्मन से बदला लेंगे ही लेंगे चाहे जैसे ले। तो यहाँ पे डी आपका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो अगर आपका इडियम किसी सेंटेंस के साथ में आता है तो थोड़ा बहुत आसानी हो जाती है करने में, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। अगर ईडीएम ऐसे आता है थोड़ा हमको नहीं समझ में आता, पर यहाँ जैसे ईडीएम से देखो अब ये सेंटेंस में आया है। सेंटेंस में क्या, आई डिड नॉट माइंड मुझे इसकी परवाह नहीं है। व्हाट ही वाज सेइंग, वह क्या कहता है। ही वाज ओनली ओनली टॉकिंग सॉरी ही वॉज ओनली टॉकिंग थ्रू हिज हेड। इसका मतलब क्या हो गया कि वह केवल बेकार की बात करता है, उसकी हमको बातें पे कोई परवाह नहीं है वो क्या कहता है। तो यहाँ पे है कि टॉकिंग नॉनसेंस, टॉकिंग इग्नोरेंटली, टॉकिंग इरिस्पॉन्सिबली, टॉकिंग इंसल्टिंग। तो इसके लिए जो होगा टॉकिंग थ्रू हिज हेड मतलब क्या हो गया कि वह बेकार की बात करना इसका मतलब होता है। तो मतलब टॉकिंग नॉनसेंस मतलब बेफजूल की बातें करना, कोई उसका मकसद नहीं है, कोई कुछ वो नहीं है, तो उसके लिए आपको यूज किया जाता है। अगला आपका है आई कैन नॉट पुट अप विथ योर मिसकंडक्ट एनी लॉर्ड्स। मिसकंडक्ट मतलब आपको पता होगा कि पुट अप विथ योर मतलब क्या हो गया, बर्दाश्त करना। तो एक्सक्यूज हो गया यहाँ पे रिफ्यूज मतलब इनकार करना, स्वीकार करना। टॉलरेट हो जाएगा कि टॉलरेट मतलब बर्दाश्त करना होता है, इसका हो जाएगा टॉलरेट। फिर अगला आपका है गोपी वर्क बाई फिट एंड स्टार्ट। मतलब अब बाई फिट एंड स्टार्ट मतलब क्या होता है कि रुक कर कोई अनियमित तरीके से कोई काम करना। तो उसको क्या कंसिस्टेंटली कहेंगे, नहीं। कॉन्टिन्यूस लगातार होता है। क्या उसको हम इन हाई स्पीड कहेंगे, नहीं। क्या हम उसको कहेंगे इंथुस्टिकली कहेंगे, नहीं। उत्साह के साथ, नहीं। उसे कहेंगे इरेगुलरली। मतलब कोई अगर काम करे बाई फिट एंड स्टार्ट, जैसे हम कहें टिट फॉर टेट, जैसे को तैसा। तो आप बाई फिट एंड स्टार्ट का मतलब होता है कि इरेगुलरली अनियमित तरीके से कोई काम करना। तो बी यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर। अगला आपका ही हैज़ ए वेरी नाइस मैनर बट यू वुड बेटर टेक व्हाट ही से विथ ए ग्रेन ऑफ सॉल्ट। मतलब कह रहा है ही हैज़ ए वेरी नाइस मैनर, उसका स्वभाव, उसका जो मतलब मैनर है बहुत ही अच्छा है। बट यू वुड बेटर टेक व्हाट ही से विथ ए ग्रेन ऑफ सॉल्ट। मतलब कि कहते हैं ना कि भैया वो सब कुछ में तो अच्छा है पर उसकी जो बातें हैं ना वो संदेह युक्त हैं या सोच समझ के परे हैं। हमारे सोच समझ के साथ उसके साथ कुछ भी करना, वो लोग कहते हैं भैया वो तो अच्छा भला इंसान तो है, सब कुछ तो ठीक है, पर उसके साथ जो भी बातें करना, जो भी तुम वादे करना, उसको सोच समझ के करना, बहुत संदेह के साथ उसके साथ रहना। तो ये है ना टू लिसन टू समथिंग विद कंसिडरेबल ए डाउट। मतलब किसी व्यक्ति को सुनना तो समझना तो, पर उसको कंसिडरेबल डाउट के साथ मतलब कुछ एक संदेह के साथ रहना। तो आप जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी ये तीनों आपके नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जो है कुछ आज एडीएम को सीखा, कुछ हमने वर्ड को सीखा, कुछ हमने यहाँ पे जो है आपके सिनोनिम्स को सीखा, कुछ हमने वोकैब को पढ़ा। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारी ये क्लास होती है वोकैब की। तो इसमें हमने आज क्लास 3 में हमने कुछ पढ़ा। इससे पहले की जो हमारी 2 क्लासेस हुई जिसमें हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को भी किया है। तो इसी तरीके से रोजाना हमारी क्लास होगी, ये आपसे हमारा ही वादा है। तो आप लोग क्लास को शेयर क्या कीजिए, अगर चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करिए, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। हम चाहते हैं कि DDA के लिए हम लोग उतना पढ़ें जितना हमारा काम चल जाए, क्योंकि हमने देखा बहुत जगह चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं इंग्लिश के लिए, पर हमारे लिए फ्रूटफुल नहीं है। तो हमने सोचा कि इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं, जो चीज़ें हम आपको पढ़ रहे हैं वही चीज़ यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आपका भी हो जाए और मेरा भी हो जाए। ठीक है, तो चलो कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।